नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। देश हित लेकर हम हाजिर हैं, यानी वो खबरें जिनमें आपका हित है, हमारा हित है, पूरे देश का हित है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अरुण चोपड़ा। देश हित में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, खबर आपको हर कोई दिखाएगा, लेकिन उस खबर में कैसे आपका हित छिपा हुआ है, ये सिर्फ आपको जी न्यूज का शो देश हित बताएगा। देश हित में 5 बड़े सवाल भी हम उठाएंगे, लेकिन उससे पहले देश हित से जुड़ी 20 बड़ी खबरें। कर्नाटक पर फैसले के बाद गोवा और बिहार में सक्रिय हुई कांग्रेस और आरजेडी बड़ी पार्टी होने के नाते कल राज्यपाल से मिलेंगी। तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार में बड़ी पार्टी होने के नाते उनका हक मारा गया, अब क्यों खामोश हैं सीएम नीतीश। गोवा बिहार के बाद उठा मणिपुर और मेघालय का भी मुद्दा। दोनों राज्यों के कांग्रेस नेता कल राज्यपाल से मिलेंगे। येदियुरप्पा ने तीसरी बार संभाली कर्नाटक की कमान, 15 दिन से पहले बहुमत साबित करने का किया दावा। येदियुरप्पा ने किया किसानों का 1 लाख तक का कर्ज माफ करने का ऐलान। लिंगायत के सिद्धगंगा मच गए येदियुरप्पा। कल येदियुरप्पा को बताना है कर्नाटक के कितने विधायक उनके साथ। सुप्रीम कोर्ट में सुबह 10:30 बजे सुनवाई। बीजेपी का आरोप, कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस ने अपने विधायकों को बनाया बंधक, परिवार से भी मिलने नहीं दे रहे। बीजेपी ने कहा, कांग्रेस और जेडीएस ने विधायकों के फोन कब्जे में लिए, टीवी न्यूज देखने पर भी पाबंदी। नहीं बनी कर्नाटक में सरकार तो राहुल गांधी ने हिंदुस्तान को बता दिया पाकिस्तान जैसा। कहा, भारत में पाकिस्तान जैसे हालात। राहुल गांधी का पीएम मोदी और अमित शाह पर निशाना, कहा तानाशाही से सब डरते हैं। राहुल गांधी पर अमित शाह का पलटवार, ट्वीट करके कहा, तब हुई प्रजातंत्र की हत्या जब राजनीतिक फायदे के लिए जेडीएस से मिल गई कांग्रेस। अमित शाह ने कार्यकर्ताओं से मिशन 2019 में जुटने को कहा, बोले भारत को बनाना है विश्व गुरु। पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में टीएमसी का दबदबा। जिला परिषद और पंचायत समिति में टीएमसी बड़ी पार्टी, बीजेपी दूसरे नंबर पर। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव की मतगणना के दिन भी हिंसा, वीरभूम में टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़ा। दिल्ली और आसपास अचानक मौसम बदल गया। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, फिर होगी बारिश। उत्तर भारत में फिर बिगड़ा मौसम, अगले कुछ घंटों में तेज आंधी के बाद बारिश की चेतावनी। उत्तर और उत्तर पश्चिम के राज्यों में 3 दिन तक आंधी तूफान का अलर्ट। राजस्थान में आ सकता है धूल भरी आंधी तूफान। गुजरात के नवसारी में लंगूरों का आतंक, राहगीरों का चलना मुश्किल हुआ। पिछले 2 महीने में हमले से 20 लोग जख्मी। फीफा वर्ल्ड कप पर आईएसआईएस का साया। फुटबॉल स्टार मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की हत्या की धमकी के साथ आईएसआईएस ने जारी किए पोस्टर में मेसी और रोनाल्डो को बंदी दिखाया गया। और अब देश हित में आज की 5 बड़ी स्टोरी और उनसे जुड़े हुए 5 बड़े सवाल। कर्नाटक में चल रहे सियासी घमासान के बीच राहुल गांधी को हिंदुस्तान में पाकिस्तान दिखने लगा है। राहुल गांधी ने प्रेस और न्यायपालिका की आजादी की दुहाई देते हुए मोदी सरकार पर तानाशाही का आरोप मढ़ दिया। भारत की पाकिस्तान से तुलना भी कर डाली। देश हित में आज ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है कि 2.5% आबादी तक सिमटने की वजह से कांग्रेस अध्यक्ष हताशा में देश को क्या अपमानित नहीं कर रहे हैं। दूसरी बड़ी कर्नाटक थमने का नाम नहीं रहे। येदियुरप्पा ने कर्नाटक की कमान संभालकर 15 दिन से पहले ही बहुमत साबित करने का दावा किया। शपथ ग्रहण तो हो गया, लेकिन बीजेपी 8 विधायक कहां से लेकर आएगी, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर विधानसभा में फ्लोर टेस्ट तक 112 का आंकड़ा जुटाना बन चुका है बीजेपी का अग्निपथ। यूपी में एक बार फिर तूफान कहर बरपा सकता है। तूफान से सबसे ज्यादा 80 लोगों की मौत यूपी में हुई है और पूरे देश में महीने भर में 140 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। देश हित में आज हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि तूफानी हवाओं के आगे हम कब तक बेबस बने रहेंगे और कब तक नुकसान झेलते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका नॉर्थ कोरिया पर परमाणु हथियार नष्ट करने का लगातार दबाव बना रहा है। 6 महीने के भीतर किम जोंग को परमाणु बम, मिसाइल और परमाणु सामग्री अमेरिका को भेजनी होगी। बड़ा सवाल ये कि क्या किम जोंग उन शांति के लिए अपने परमाणु हथियार छोड़ने को राजी होंगे। और देश हित में पॉजिटिव न्यूज में आज बेटे के फेल होने पर पापा ने पार्टी दी। पूरी कहानी और उसमें छिपा एक बहुत बड़ा संदेश, पॉजिटिव न्यूज देश हित में आगे आपको दिखाएंगे। और इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि क्या आप भी ऐसा मान चुके हैं कि असफलता दरअसल सफलता की ही सीढ़ी है। और इस वक्त रमजान और कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सीज फायर से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको देते हैं। आतंकियों ने रमजान और सीज फायर की शुरुआत होते ही कश्मीर के हाजिन में एक युवक की हत्या कर दी। महबूबा मुफ्ती ने सीज फायर की मांग की थी और केंद्र सरकार ने उसे मानते हुए रमजान में आतंकियों के खिलाफ सीज फायर को मंजूर कर दिया था। अगर देखिए, आतंकवादियों ने 16 मई की देर रात कश्मीर के हाजिन में हिलाल अहमद नाम के युवक को किडनैप करके उसकी हत्या कर दी है। कोई सीज फायर नहीं मान रहे हैं आतंकी। स्थानीय लोगों के मुताबिक आतंकियों ने रमजान के पहले ही दिन युवक की हत्या करके शव पेड़ पर लटका दिया। यानी कि 24 घंटे में ही ये साफ हो गया कि आतंकियों को रमजान या होली से नहीं बल्कि सिर्फ आतंकवाद से मतलब है। राहुल गांधी के
पाकिस्तान प्रेम का सच आज हम आपको पूरा दिखाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले महबूबा मुफ्ती से एक सवाल का जवाब मांगना बहुत जरूरी है। महबूबा मुफ्ती आतंकवादियों के खिलाफ सीजफायर की मांग करती है ताकि रमजान में खून ना बहे, लेकिन वही आतंकी सीजफायर की मंजूरी और रमजान की शुरुआत करते हैं खून से। यानी इतना तो साफ है कि महबूबा जिन पाकिस्तान परस्तों को बचाना चाहती है वो न रमजान को मानते हैं और न ही इस्लाम को। वो सिर्फ आतंक की भाषा बोलते हैं और गोलियों की भाषा ही समझते हैं। महबूबा मुफ्ती ने रमजान की दुहाई दी। आतंकियों ने रमजान पर दिखाया रक्त चरित्र। महबूबा ने रमजान पर सीजफायर मांगा। आतंकियों ने कश्मीरी की हत्या करके रमजान मनाया। रमजान में सेना को तो रोक लिया, आतंकियों को कब रोकेंगी महबूबा? कश्मीर से बॉर्डर तक खून ही खून। होली या रमजान, खून बहाना आतंकियों का ईमान। सिर्फ 24 घंटे में ही रमजान पर सीजफायर का ऑफर खुद आतंकियों और पाकिस्तान के बुज़दिल इरादों की भेंट चढ़ गया। 10 मई 2018 को महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सेना के ऑपरेशन को रोकने की मांग की ताकि रमजान में खून खराबा ना हो। 16 मई को उनकी मांग मंजूर कर ली गई, लेकिन 17 मई तक खबर मिली कि आतंकियों ने कश्मीर के हाजिन में हिलाल अहमद नाम के युवक को किडनैप करके उसकी हत्या कर दी और 16 मई की देर रात से 17 मई तक सांबा सेक्टर में पाकिस्तान ने बेहिसाब गोला बारूद बरसाया। होम मिनिस्टर हैं राजनाथ जी की बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने इसमें ज़ाती दिलचस्पी ली और ये जो खून खराबा जम्मू कश्मीर में पिछले कई सालों से हो रहा है, इस खून खराबे को बंद करने में ये सीजफायर कारआमद होगा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती हो या फिर कश्मीर में आतंकी साजिशें रचने वाला पाकिस्तान, दोनों को ये जरूर समझ लेना चाहिए कि हिंदुस्तान की लड़ाई आतंक के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ नहीं। दुनिया में कहीं भी रमजान के नाम पर आतंकियों को छूट नहीं मिलती। फिर कश्मीर में रमजान पर खून बहाने वाले आतंकियों को राहत क्यों? सीजफायर का सम्मान नहीं किया तो आतंकियों का सफाया तय है। सरहद पर पाकिस्तान रमजान पर सीजफायर तोड़ रहा है। सीजफायर तोड़ने पर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है। श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि रक्त चरित आतंकवादियों को रमजान में किसी भी तरह की राहत देने वाला ऑफर कतई देश हित में नहीं है, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ बेहद आक्रामक तरीके से लड़ने वाले देश इजराइल में ऐसा कोई ऑफर नहीं दिया जाता। रमजान में आतंकवाद को लेकर कुछ हैरान करने वाली सच्चाई आपको जरूर देखनी चाहिए। इजराइल में 17 मई 2018 यानी रमजान का पहला दिन आतंकी संगठन हमास के कई ठिकाने वहां पर तबाह कर दिए गए। उसी तरह इजराइल में जून 2017 यानी कि रमजान के मौके पर फिलिस्तीनी मुस्लिमों के यरूशलेम आने पर रोक लगा दी गई, क्योंकि उससे पहले वहां आतंकी हमला हुआ था। हिंदुस्तान में दिसंबर 2000 से मई 2001 तक रमजान में वाजपेयी के समय में सीजफायर का फैसला लिया गया, मगर नतीजा क्या हुआ? देखिए, सीजफायर से पहले 416 आतंकी हमले हुए। सीजफायर के दौरान वो बढ़कर 712 आतंकी हमले में तब्दील हो चुके। ये भी अहम है कि सीजफायर से पहले सेना ने 506 आतंकी मारे, मगर सीजफायर के दौरान सिर्फ 461 आतंकी मारे गए। और अब एक बार फिर कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सीजफायर लौटा है। करीब 18 साल बाद कश्मीर में फिर सीजफायर का फैसला लिया गया, मगर सीजफायर की मंजूरी के बाद 24 घंटे में ही आतंकियों ने एक कश्मीरी की हत्या कर दी। जिस वक्त रमजान के नाम पर शांति के कबूतर उड़ाए जा रहे हैं, सीमा पर क्या हो? आपको एक मिसाल देते हैं। करीब साल भर पहले खबर आई थी कि कराची में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद मस्जिद के बाहर चंदा जमा कर रहा है। कराची के जैकब लाइन इलाके में मस्जिद के बाहर जैश के आतंकी लोगों को रोक रोक कर कह रहे थे कि हमारी मदद करो ताकि कश्मीर के लिए
भारत में जिहाद कर सके। खबर यह है कि पाकिस्तान में मस्जिद के बाहर जैश ए मोहम्मद के आतंकी पूरे रमजान में इसी तरह से आतंक फैलाने के लिए चंदा मांगते हैं, और ये सब होता है पाकिस्तान सरकार की नाक के नीचे। अब भला बताइए, सीमा के इस पार रमजान में क्षमादान शांति पाठ की तैयारी हो रही है, लेकिन उस पार दहशत का कारोबार बदस्तूर जारी है। और पाकिस्तान की बात सिर्फ सरहद पर रमजान के पहले दिन सीजफायर तोड़ने पर ही खत्म नहीं हो जाती, बल्कि रमजान के पहले दिन राहुल गांधी का भी पाक प्रेम जो है वो फिर आज देखने को मिला। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन राहुल गांधी ने कहा है कि उन्हें हिंदुस्तान में पाकिस्तान नजर आने लगा है। हिंदुस्तान में पाकिस्तान, आपको दिखाते हैं क्या है राहुल गांधी के पाक प्रेम का सच। डिक्टेटरशिप में जरूर होता है, पाकिस्तान में हुआ। भारत माता की, भारत माता की। जो प्यार यहाँ मुझे पाकिस्तान में मिलता है, भारत माता की, भारत माता की। क्या कभी राहुल को ऐसे भारत माता की जय बोलते देखा है? भारत माता की। राहुल गांधी खुलकर भारत माता की जय क्यों नहीं बोलते? शायद इसलिए राहुल को हिंदुस्तान में पाकिस्तान नजर आता है। पहली बार आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जज प्रेस के सामने जाके खड़े होते हैं और कहते हैं, जनता से कहते हैं कि हमें आपकी जरूरत है। हमें दबाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। डिक्टेटरशिप्स में जरूर होता है, पाकिस्तान में हुआ, अफ्रीका के अलग अलग देशों में हुआ। कभी कोई जनरल आ जाता है, प्रेस को, कोर्ट्स को दबा देता है, मगर हिंदुस्तान में 70 सालों में पहली बार हुआ। राहुल को पाकिस्तान पसंद है। राहुल के नेताओं को भी पाकिस्तान प्यारा है। जो प्यार यहाँ मुझे पाकिस्तान में मिलता है, उससे ज्यादा दुश्मनी मुझे हिंदुस्तान में मिलता है। सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी को मोदी राज की वजह से हिंदुस्तान में पाकिस्तान दिखने लगा है? इससे बड़ी कोई बेशर्मी की बात हो नहीं सकती है। आपातकाल किसने लगाया? राहुल गांधी। निर्दोष लोगों को जेल में किसने बंद किया? लोकनायक जयप्रकाश को जेल में किसने बंद किया? राहुल गांधी, आपकी पार्टी ने। श्री राहुल गांधी सही कह रहे हैं और बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह में लोकतंत्र की हत्या का अपराध बोध इतना बड़ा है, संविधान के हत्या के ढांचे पे। मुझे लगता है कि इसका तो बुद्धि नाश हो गया है और संतुलन पूरा खो दिया है। कांग्रेस और पूरे हिंदुस्तान को अच्छी तरह ये मालूम है कि राहुल को भारत में पाकिस्तान क्यों दिखने लगा है और वो क्यों डरने लगे हैं। जनादेश की जंग में 29वीं हार के बाद अब उन्हें डर लगना भी चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान से नहीं, बल्कि हिंदुस्तान को किसी भी तरह कमजोर बताने वाली विचारधारा से। रविंद्र कुमार और ब्रह्म प्रकाश दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो राहुल के पाकिस्तान प्रेम की पूरी इनसाइड स्टोरी तो आपने देख ली, लेकिन जिस पाकिस्तान का नाम राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं की जुबान पर बार बार आता है, उस पापी देश के कारनामों का सच आपको जरूर जानना चाहिए। 1993 हमलों के एक गुनहगार दाऊद को पनाह देने वाला देश है पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर के एक हिस्से पर अवैध कब्जा करने वाला देश है पाकिस्तान। 26/11 मुंबई हमलों के गुनहगारों को भेजने वाला देश है पाकिस्तान। भारत में आतंकी हमलों के लिए फंडिंग करने वाला नाकाम मुल्क है पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर के हजारों निर्दोष लोगों का हत्यारा है पाकिस्तान। कश्मीरी युवाओं पत्थरबाज और आतंकी बनाने वाला मुल्क है पाकिस्तान। पीओके में आतंकी कैंप चलाकर घुसपैठ कराने वाला भी पाकिस्तान ही। और एलओसी पर हिंदुस्तान के जाबाज सैनिकों का सिर काटने वाला है पाकिस्तान। एशिया में आतंकवाद का सबसे बड़ा अड्डा भी पाकिस्तान। अलकायदा सरगना ओसामा बिन लादेन को छिपाने वाला आतंकिस्तान का नाम है पाकिस्तान, जिस पाकिस्तान से राहुल गांधी भारत की तुलना कर रहे हैं। चुनाव हार गए तो भारत में पाकिस्तान नजर आ रहा है।
तो राहुल गांधी उस पार्टी के अध्यक्ष हैं जिसने इस देश के इतिहास को बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। और हम चाहेंगे कि राहुल गांधी आइंदा पाकिस्तान से भारत की तुलना करने से पहले पाकिस्तान के बारे में कही जाने वाली 4 बातों को ध्यान रखे। राहुल गांधी, पहली बात, पाकिस्तान दुनिया के शीर्ष 10 खतरनाक देशों की सूची में शामिल है। दूसरी बड़ी बात, दक्षिण एशिया की स्थिरता के लिए पाकिस्तान सबसे बड़ा सिरदर्द है या आतंकिस्तान। तीसरी बात, पाकिस्तान दुनिया के लिए सबसे खतरनाक देश है। और चौथी बात, भारतीय अनुशासित पाकिस्तानी अशांति और अपराध को बढ़ावा देती है। ध्यान दें कि ये बातें हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, ये बातें मीडिया में और अलग अलग देशों की हुकूमतों में कही गई हैं और मानी जाती है। और पूरी दुनिया मानती है कि पाकिस्तान आतंकिस्तान बन चुका है, नाकाम मुल्क बन चुका है। वैसे आपको बता दें, जिन 2 निर्दलीय विधायकों का जिक्र किया जा रहा है, वो 2 निर्दलीय विधायक कांग्रेस के जो धरना था उसमें शामिल हो गए थे, तो ये बीजेपी के लिए बड़ा सिद्धांत हो सकता है। वैसे बीजेपी जादुई आंकड़े छूने के लिए कुछ और विकल्पों का सहारा ले सकती है। विकल्प देखिए आप। देखिए, विकल्प नंबर जो 1 है वो ये है कि बीजेपी एक बार फिर से 2008 का फॉर्मूला अपना सकती है। 2008 में भी ठीक ऐसी ही परिस्थिति थी जो इस वक्त नजर आ रही है। उस वक्त भी येदियुरप्पा मुख्य भूमिका में थे। जेडीएस कांग्रेस के उस वक्त ये हुआ था कि 20 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था। कहा गया कि विधायकों को प्रलोभन दिया गया था। फिर 2008 से 2013 के बीच विधायकों को फिर से उपचुनाव लड़वाया गया था। अब देखिए, इस्तीफा हो गया तो फिर आसान हो जाएगा बीजेपी। और उसके बाद अमन, दूसरा विकल्प। अब दूसरा विकल्प क्या है कि विश्वास मत साबित करने के दौरान सदन में कांग्रेस और जेडीएस के कुछ विधायक अनुपस्थित रहे, एब्सेंट रहे। हालांकि ये आसान नहीं होगा। ऐसी उम्मीद है कि कांग्रेस और जेडीएस दोनों ही अपने सदस्यों के लिए व्हिप जारी करें। व्हिप मतलब कि सदन में हाजिर रहना ही होगा। इससे संवैधानिक संकट पैदा होगा और पूरा मामला जो है वो कोर्ट में जाएगा। हालांकि इससे बीजेपी को नई रणनीति के लिए कुछ शायद समय, कुछ राहत और मिल सकती है। अब विकल्प नंबर 3, 28 मई को आर नगर सीट पर चुनाव जो है वो होगा। और जयनगर सीट में चुनाव बाकी है, मतलब 2 सीटों पर, क्योंकि 224 थी 222 पर हुआ, 2 सीटों पर चुनाव बाकी है। और इन 2 सीटों को जीतना होगा बीजेपी को, ये बहुत जरूरी हो जाता है। बहुमत जुटाने का गणित क्या हो सकता है, ये देखिए आप। कर्नाटक में जो कुल सीटें हैं वो 224 हैं। 2 सीटों पर मतदान नहीं हुआ, इसलिए कुल सीटें रह गई 222। एचडी कुमारस्वामी 2 सीटों से जीते, इसलिए सदन में जो कुल विधायकों की संख्या है वो हो जाती है 221। देखिए, ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि एक सीट, एक विधायक इस वक्त जरूरी है। अब 221 हो गए। अगर 14 विधायक फ्लो टेस्ट के दौरान सदन से गैर हाजिर हो जाएं, तो विधायकों की संख्या घट जाएगी, 207 हो जाएगी। और सदन में विधायकों की संख्या 207 होने पर जो बहुमत का आंकड़ा है वो हो जाता है 104। और 104 का जादुई आंकड़ा बीजेपी के पास है, मतलब ज्यादा से ज्यादा विधायक गैर हाजिर रहेंगे तो ही बीजेपी के पक्ष में ये चीज जा सकती है। कर्नाटक का सियासी नाटक कल की रात प्रचंड था। इतिहास में दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट में आधी रात को सुनवाई हुई। इस बार सत्ता के लिए आधी रात को अदालत खुलवाई गई। सर्वोच्च न्यायालय में बहस इस बात पर थी कि कर्नाटक की कुर्सी पर पहला हक किसका है। बुधवार रात 9 बजे पहली स्क्रिप्ट कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला ने चिट्ठी की शक्ल में लिखी। इस चिट्ठी पर कांग्रेस को एतराज था। श्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री अमित शाह के हस्तक्षेप से कर्नाटक के गवर्नर वाजुभाई वाला जी ने कॉन्स्टिट्यूशन का एनकाउंटर कर डाला। कांग्रेस रात में ही सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। वकीलों की एक फौज के सेनापति थे अभिषेक मनु सिंघवी। रात करीब 12 बजे कांग्रेस के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार से मुलाकात की। रात 12:20 पर एडिशनल रजिस्ट्रार सीजेआई दीपक मिश्रा से सुनवाई पर निर्देश लेने के लिए उनके घर पहुंचे। रात करीब 1 बजे सीजेआई दीपक मिश्रा ने 3 जजों की एक बेंच का गठन किया। 3 जजों की बेंच में जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस ए.के. सीकरी और जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े को शामिल किया गया। कांग्रेस और जेडीएस की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुए। बीजेपी की तरफ से पेश होने के लिए पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी कोर्ट पहुंचे। गवर्नर साहब, राज्यपाल साहब का बड़ा ऊंचा ओहदा है, वो सब चीज मद्देनजर देखते हुए रखते हुए ये डिसाइड करेंगे कि लार्जेस्ट पार्टी को बुलाया है तो इसमें कोई खामी नहीं है। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल भी इस सरकार का पक्ष रखने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। रात ठीक 2:11 पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई।
कांग्रेस की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी तो बीजेपी की तरफ से मुकुल रोहतगी ने अपनी दलीलें रखी। 3 घंटे से ज्यादा बहस चली। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया कि बीएस येदियुरप्पा के मुख्यमंत्री पद की शपथ पर रोक नहीं लगाई जा सकती। सबसे बड़ी खबर तो तय वक्त पर यानी कि सुबह 9 बजे बीएस येदियुरप्पा शपथ लेंगे कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में। अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील जारी रखी और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीजेपी 17 मई को 2 बजे तक सुप्रीम कोर्ट में वो चिट्ठी पेश करे जो उसने राज्यपाल को दी है और सुनवाई के लिए अदालत ने 18 मई की सुबह 10:30 बजे का वक्त मुकर्रर कर दिया। साबित करने का वक्त उनको कितना मिलता है, क्या 15 दिन का मिलता है या फिर इससे कम का वक्त मिलता है, लेकिन इतना तय हो गया है अदालत के ये कहने के बाद कि हम इस शपथ ग्रहण को नहीं रोकने जा रहे हैं, मतलब कि शपथ ग्रहण समारोह नहीं रुकेगा। कल सुबह एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस और बीजेपी के वकीलों की फौज जमा होगी। 18 मई को यह तय हो जाएगा कि इस सियासी नाटक का अंत किसके लिए सुखांत और किसके लिए दुखांत। दिल्ली से पवन नारा, महेश गुप्ता और राहुल सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, राजनीति में हमेशा एक और एक 11 नहीं होते। इस बात को समझाने के लिए हमने एक पुराना बयान निकाला है। बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रमोद महाजन ने संख्याबल को लेकर जो मशहूर वाकया कहा था वो आप सुनिएगा। मैंने कहा, आई एम प्रमोद महाजन, आई एम मेंबर ऑफ लोकसभा, आई बिलोंग टू द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी एंड आई एम इन अपोजिशन। चीनी आदमी मेरे को देखते हैं, यू आर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। मैंने कहा, वी आर द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द हाउस, वी आर इन अपोजिशन। अच्छा, फिर हमने चिंतामन पानी ग्रही की ओर हाथ कर दिया। मैंने कहा, ये है, वो सामने है। He belongs to the second largest party. He is outside the government, supporting the government. फिर एमए बेबी थे, मैंने उनको उठा दिया। मैंने कहा, he is the third largest party. He is inside the front, but outside the government. और फिर मैंने कहा, he is Mr. Ramakant Khalap. He is the only member of his party, and he is the government. देश हित में आज हम आपको मध्य प्रदेश के सागर का एक वीडियो दिखाने वाले हैं। ये वीडियो आपको बता दें 14 मई का है। इस दिन 10वीं बोर्ड का नतीजा घोषित हुआ था। देखिए, ढोल नगाड़े, नाच गाना, आतिशबाजियां, पिता और बेटे के गले में फूलों की माला, ये देखिए सब कुछ। दोस्तों, रिश्तेदारों को मिठाई बांटना और खान पान की ये तस्वीर देखिए जरा। आपको समझ में आया आखिर ये हो क्यों रहा है ये सब कुछ? दरअसल आशु व्यास नाम के लड़के ने 10वीं की परीक्षा दी थी। आशु 1-2 नहीं बल्कि 4 सब्जेक्ट्स में फेल हो गया है। लेकिन पिता ने बेटे के फेल होने का भी ये जश्न मनाया है। कहीं बेटा हताशा में कोई गलत कदम ना उठा ले, डिप्रेशन में ना चला जाए, बेटे के मनोबल पर बुरा असर ना पड़ जाए, इसलिए सागर में एक पिता ने बेटे के फेल होने का ये जश्न मनाया। देशक में हम आपसे अपील करते हैं, देखिए बहुत जरूरी मैसेज है ये कि बच्चों को ये भी बताना जरूरी है कि परीक्षा में फेल होने का मतलब जीवन में फेल होना कतई नहीं होता है। भारत में आप देखिए, हकीकत यह है कि हर घंटे एक छात्र आत्महत्या करता है, सुसाइड करता है। वाकई अफसोसनाक है कि 2011 से 2016 के बीच 49,249 छात्रों ने जान दे दी, आत्महत्या, सुसाइड कर लिया। और इसी तरह 2016 में करीब 26 छात्रों ने हर रोज खुदकुशी की। 2016 में कुल 9,474 छात्रों ने आत्महत्या की। और आपकी एक पॉजिटिव सोच इन आंकड़ों को घटा सकती है, तो आगे बढ़िए और सोच बदलिए। बिल्कुल। इसी के साथ देश हित में आज अब इतना।